नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को 56 साल बाद उनकी एक लंबी लड़ाई के बाद केंद्र सरकार ने पिछले कल ही राज्यसभा में बिल पारित कर उनको जनजाति दर्जा दे दिया है। ये लड़ाई बरसों से वो लड़ रहे थे, जबकि उत्तराखंड का साथ लगता क्षेत्र 1967 में ही जौनसर बावर को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिल चुका था। 1967 में ये पिछड़ गए थे हाटी समुदाय और ये लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और इनकी लड़ाई को पिछले साल अमित शाह भाजपा के गृह मंत्री जी ने इनसे वायदा किया था कि आपको हम दर्जा देंगे। उसके लिए भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं उनके भी प्रयास रहे और पिछले साल ही कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 14 सितंबर को इस पे निर्णय पे मोहर लगाई गई, लोकसभा में पारित हुआ, फिर ये पिछले कल राज्यसभा में इस बिल को अंतिम मंजूरी दे दी गई। अब राष्ट्रपति की अनुमति के बाद सब जो 2 लाख के करीब आबादी है हमारी गिरिपार क्षेत्र की हाटी समुदाय की, उसको सबको जनजातीय दर्जा मिल जाएगा और वो इस आरक्षण के पात्र हो जाएंगे। इसी बीच कई तरह की लड़ाइयां भी चली, राजनीतिकरण भी हुआ इस सारे आंदोलन का और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ इस चीज को जोड़ के देखा गया और हाटी समुदाय ने भी भाजपा को, कुछ इनके कुछ नेताओं ने भाजपा को समर्थन की बात कही थी विधानसभा चुनावों से पहले। लेकिन इससे शिलाई, रेणुका, पच्छाद और पांवटा, ये 4 विधानसभा क्षेत्र सिरमौर के हाटी समुदाय की आबादी इनमें है। तो अब आने वाले समय में जो 2 लाख हाटी हैं उससे हमारे एसटी आबादी में भी इजाफा हुआ है। अभी तक हमारी एसटी आबादी जो थी वो 3.5 लाख थी, अब 5.5 लाख हो जाएगी। पहले हमारे एसटी क्षेत्र थे किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी बरमौर, अब गिरिपार क्षेत्र भी इसमें शामिल हो गया है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जीएस तोमर जी, भाजपा के प्रवक्ता और शिलाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने, पूर्व विधायक हैं बलदेव तोमर जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया है तो वो जुड़ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बलदेव तोमर जी के पास जाऊंगा कि बलदेव जी, ये जो लड़ाई थी, 56 साल की ये लड़ाई थी, आंदोलन था, लेकिन उसको फाइनल वो पिछले कल हुआ है। तो इसको लेके हाटी समुदाय को किस तरह के अब अधिकार मिलेंगे, क्या होगा, इस पे आप थोड़ा चर्चा करें। जिस प्रकार से पिछले 55 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे थे और बहुत सारे लोग इसमें संघर्ष करते करते आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में भी नहीं थे। जैसा आपने कहा कि 1967 में जौसार का क्षेत्र जो उत्तराखंड में आता है वो जनजातीय हो गया था और हम लोग उसमें रह गए थे। तब से लेकर 70 के दशक से लेकर हम लोग इसकी लड़ाई को लड़ रहे थे। इसके बाद जो है पिछली सरकार, जो माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार, जिस प्रकार से उस काल के अंदर भी इसमें प्रक्रियाएं हुई, बहुत तेजी से प्रक्रियाएं हुई और हमारी जो हाटी जनजाति केंद्रीय समिति थी, जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किए, प्रदेश सरकार से बात को रखा और माननीय जयराम ठाकुर जी ने स्वयं इस विषय को लेकर केंद्र के समक्ष लेकर गए और जिसके आज सकारात्मक परिणाम आए हैं। आज पूरा गिरिपार क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा है। पूरे क्षेत्र में दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है। पिछले कल से ही पूरे क्षेत्र गिरिपार के अंदर ढोल नगाड़ों के साथ लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। और जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी, मैं नहीं कहता कि उन्होंने इसमें काम नहीं किया, उस वक्त की सरकारों ने भी उसमें काम किया जितना वो कर सकते, लेकिन जिस इच्छा शक्ति के साथ उस वक्त की सरकारों को काम करना था उस वक्त काम नहीं कर पाए, क्योंकि जो केंद्र सरकार बार बार रिपोर्ट मांग रही थी वो रिपोर्ट ये देने में असमर्थ रहे। और माननीय जयराम ठाकुर जी ने 2018 में सत्ता संभालने के बाद नोडल एजेंसी यहाँ पर बनाई। उस नोडल एजेंसी की एथनोग्राफिक रिपोर्ट जो आरजीआई मांगता था, उस रिपोर्ट को बनाकर कैबिनेट से सबमिट कराकर 2021 में जो है वो अपना आरजीआई में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई और उसके बाद माननीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से जो है ये कैबिनेट में अप्रूव हुआ और उसके बाद लोकसभा के अंदर, जैसा आपने कहा, बिल पारित हुआ और पिछले कल जो है राज्यसभा के अंदर ये पारित हुआ और लगभग 2,25,000 जो लोग गिरिपार क्षेत्र में आते हैं वो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। और इसके जहां तक आपने कहा कि इसके क्या फायदे
होने हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों को क्या फायदे होने हैं, उसमें सबको मालूम है कि इसमें जिस प्रकार का केंद्र और प्रदेश का अलग से बजट आता है, उस बजट जी का लाभ मिलना है। केंद्र सरकार में नौकरियों में बहुत ज्यादा प्रावधान इसके अंदर है, वो सारी सुविधाएं, जी चाहे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का है, चाहे उसमें स्कॉलरशिप का है बच्चों के लिए, वो बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिलनी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना केंद्र का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जी, सिंगटा जी जुड़ गए हमारे साथ। सिंगटा जी, इस सारे आंदोलन को लेके क्या क्या रहा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा आंदोलन चला है। 1967 से ये मांग हो रही है, जबकि हमारे पड़ोसी जो उस समय उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र था, उत्तराखंड है आज, राज्य है अब, जौनसर बावर क्षेत्र को तो जनजातीय दर्जा दे दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ पैरवी किसी भी तरीके से हुई नहीं और ये पिछड़ गए। आज 56 साल बाद ये मिला है। जी सिंगटा जी, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए, सिंगटा जी माइक ऑन कर लीजिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। 1967 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश का जौनसार बावर हिस्सा हुआ करता था। वो जनजातीय क्षेत्र, क्योंकि सीमा रेखा केवल और केवल टोंस नदी है, उसके उस पार जौनसार बावर है। इस ओर हिमाचल प्रदेश का ये ट्रांसगिरी क्षेत्र है। हमारा एक भाई, हमारा भाईचारा और दाईचारा का जो संबंध है, एक भाई हमारा 1967 में एसटी घोषित हो गया, दूसरा भाई आज 56 सालों के बाद, पिछले कल राज्यसभा में मुहर लगी, राज्यसभा में ये बिल संशोधित विधेयक ये लागू हुआ। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात, 1967 से ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं हुए, आंदोलन हुए। बहुत लोगों ने इसमें अपनी तप किया, तपस्या की, आवाज अपने हितों की उठाई, लेकिन कभी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही। केंद्र में और राज्य में एक ही दल की बहुत बार सरकार रही, लेकिन कभी भी इस मुद्दे की, केवल ये मुद्दा उठता था, मांग उठती थी, लेकिन कभी भी, सबसे पहले भाजपा ने इसको घोषणा पत्र में जब से लेकर इसको शामिल किया, फिर लोगों को एक उम्मीद जगी, भाजपा की घेराबंदी भी हुई। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने महाकुंभलियों के माध्यम से 1 जनवरी को जी रोनाट के भीतर एक नॉन पॉलिटिकल, उसमें सभी दलों के लोग थे, उसमें नंबरदार से लेकर जिम्मेदार, जेलदार, जो हमारी परंपरागत, हमारी ट्रेडिशन है वहां की महाकुंभलियां, उनके माध्यम से लोगों ने, उसको धाव कहा जाता है, लोकल भाषा में उसको धाव कहा जाता है, आवाज ही की एक हो जाओ, उस मुद्दे को एक हो जाओ। वहां पे ये सबसे पहले तत्कालीन सरकार को ये चेताया गया कि अगर 6 महीने के अंदर एक डेडलाइन दी गई, ये नहीं होता है आर और पार की लड़ाई, तो हम गिरी पार में किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं का घुसना बंद कर देंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जन आंदोलन की यहाँ से शुरुआत हुई। दूसरी महाकुंभली फिर उसके अंदर शिलाई में हुई, जिसमें बलदेव तोमर जी भी उसमें शामिल थे, तत्कालीन विधायक जो आज मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, वो भी उसमें आए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कुर्सी त्यागने को भी तैयार हूं और खून भी देने को तैयार हूं। रेणुका के तत्कालीन विधायक विनय कुमार, वो भी उसमें थे। तत्कालीन भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, वो भी उस बैठक में थे। तो एक वहां पे राजनीतिक सारी विचारधाराएं, ये लोगों की ताकत ही एक मंच पे आई और वहां पर ये मांग उठी कि इसको प्रमुखता के साथ केंद्र सरकार के साथ उठाया जाए। उसके बाद उस वक्त तक सारे लोग एक थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव ही आते गए, सबसे पहले तो हमारे समाज को बांटने की कोशिश हुई। हमारा सदियों का समाज है, राजनीतिक विचारधारा के आगे हमारा समाज बांटा गया, अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ उसमें सामने आए, जिन लोगों ने कभी नहीं चाहा। मुझे इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, 1967 में अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति पहले होती तो हमें ये लाभ, गिरी पार के हाटियों को ये लाभ पहले मिल जाता, लेकिन कभी ऐसा नहीं चाहा। पहली बार केंद्र सरकार ने जो कहा था, आपने देखा होगा डॉक्टर साहब की सोन में चुनाव जैसे ही घोषित हो, तो उसके बाद ये ट्रांसगिरी में पहला दौरा था किसी गृह मंत्री का, तो गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पे आए। उन्होंने कहा कि मैंने ये लिख दिया है, एससी के हितों पर कोई यहाँ से नहीं आएगी और आई भी नहीं है, एससी एक्सक्लूड हुए। हमने 14 जातियों के हितों की, क्योंकि केंद्रीय हाटी समिति हमारी सुप्रीम संस्था है और शिमला में हमारा सिरमौर हाटी विकास मंच, इनके बहुत लोगों का इसमें योगदान है, ना केवल इनके पदाधिकारियों का योगदान है, जो इस दुनिया में भी नहीं है उनका भी बहुत योगदान है। ये आंदोलन बहुत लंबा चला, शांतिपूर्ण तरीके से चला, ये अनूठा आंदोलन है पूरे देश के लिए। और आप देख रहे हैं कि मणिपुर किस तरीके से हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन हमारे सिरमौर में एक भी केस नहीं हुआ, कहीं सरकारी संपत्ति को वहां भी आरक्षण की लड़ाई है 2 समुदायों में। बिल्कुल, मणिपुर में भी आरक्षण की लड़ाई है 2 समुदायों में। लेकिन एक बात है सिंगटा जी, मैं जानना चाहूंगा, इस बीच में एक राजनीति भी आई थी उन दिनों,
कि कहीं कोई बांटा भी गया, एससी का मुद्दा भी उठा कि उनके जो हित हैं वो हो जाएंगे। वहीं पे जनजातीय लोगों ने एक कोर्ट में भी गए वो कि आरक्षण में अब और लोग आ जाएंगे तो उनके आरक्षण में कमी आएगी। ये चीजें भी कहीं ना कहीं हुई हैं इसमें। और बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक सही सवाल, जी बिल्कुल जी सही सवाल। हम हमारा हमारा ये कहना उसमें कि जब पहली महाकुंभली हुई थी पिछले वर्ष 1 जनवरी तक सारी जातियां एक साथ थी। केंद्रीय हाटी जी समिति ने और शिमला विकास मंच ने, हाटी विकास मंच ने 14 जातियों के, ये 14 जातियों का समूह एक हाटी समुदाय, हमने 14 जातियों के हितों की पैरवी की और इसको पहले आंदोलन की पैरवी करने वाले ओबीसी के लोग रहे, उसमें एससी वर्ग के लोग रहे, सब लोग एक थे। लेकिन क्योंकि चुनावी साल था इसलिए अपने नफे और नुकसान देखे गए, इसमें हमारे समाज को बांटने के कुछ लोगों ने प्रयास किए लेकिन लोग उसमें नहीं आए। जहां तक आपने सवाल पूछा कि कुछ एससी के लोग वो हाईकोर्ट में भी चले गए, यही हमारा कहना था कि आपको संवैधानिक संस्थाओं पे कोई भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, तो कम से कम कोर्ट में तो भरोसा कीजिए। वही लोग कोर्ट में जाते हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, वही याचिका करता है। तो उन्होंने समाज को, दलित समाज को भड़काने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्होंने ये कहा था। और इससे पहले मैं कहता हूं हमारी जो रिकमेंडेशन है 1979 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप पात्र हैं, हमें पात्र माना है, हमें 79 से इसको केवल और केवल इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो हम तो पीड़ित पक्ष है, हम तो वंचित तबका है, तब तो ये कोई नहीं थे। पिछले वर्ष जनवरी तक सब लोग इकट्ठे थे, अगर चुनाव ना आते तो शायद ना बढ़ते। जब इनको लगा कि अब जो है एक तरफा माहौल उस सरकार के पक्ष में जाएगा, उस पार्टी के पक्ष में जाएगा जिस पार्टी ने ये काम किया है, तो जब लोगों ने ये कहा था कि जो सरकार, उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, उन्होंने ये कहा था अगर ये काम होता है तो लोग भी करें, हम भी समर्थन करते हैं। जब लोगों की मांग मान ली, जन आंदोलन की जीत हुई, मैं तो कहता हूं सभी लोगों का इसमें योगदान, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से जुड़े लोगों का योगदान नहीं है। लेकिन चुनाव आते आते इसको राजनीतिक आधार पर लोगों का और जातीय आधार पर हमारा समाज, जो सदियों का समाज, उसको बांटने की कोशिशें की, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और उसमें कई लोगों को भड़काया भी गया, रैलियां भी की गई, लेकिन हाटियों ने सब्र रखा। कहीं भी हमने कहा कि हमारा एक भी मामला ऐसा नहीं आया कि जिसमें दंगे फसाद हुए हो, आपस में उलझे हो। सभी, हमने सब उनकी मांग भी सुनी। और अभी भी कुछ दिन पहले ही कुछ लोग और कह रहे थे कि जी अब नहीं होगा, किंतु परंतु लगा रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने पहली सितंबर में, 14 सितंबर में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। उसके बाद ये दिसंबर महीने में लोकसभा से पारित हुआ था और पिछले कल ये राज्यसभा से पारित हुआ। इसके बाद अब राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी मिलनी बाकी है। और हम लोग इससे पहले जब शिमला प्रवास में आई थी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे भी मुलाकात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही सदन से होगा मेरे पास आएगा तो हम इस मामले को देख लेंगे। तो हम जी एक जी संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़े हैं। और सरकार ने, हम आभारी है केंद्र सरकार के, नरेंद्र मोदी जी के, गृह मंत्री जी के, जेपी नड्डा जी के, और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के और बलदेव तोमर जी के। इनको हाटियों के मामा के नाम से भी जाना जाता है, जयराम ठाकुर जी को। और बलदेव तोमर जी के प्रयास, जो आपके साथ भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम ये अपने बारे में खुद नहीं बता पाएंगे, लेकिन इनको हाटी पुत्र की अगर संज्ञा दी गई तो यूं ही नहीं दी गई। इनके प्रयास रहे हैं। जिस तरीके से जौसार बाबर को उस जी वक्त प्रयास घोषित किया गया था, और बिल्कुल ये बिल्कुल। हाटियों के लिए हमारे पर जो जाहिर है जो हमारी केंद्र पीढ़ियों के लिए केंद्र जाहिर है सिंटा जी, केंद्र और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। जाहिर है इनके समय में हुआ है तो प्रयास इनके रहे हैं और इनको उसका वो भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। तो मैं तोमर जी से जानना चाहूंगा कि इतने लंबे समय से तोमर जी ये मामला लंबित था, और जैसा कि सिंटा जी ने कहा कि 1979 में भी एसटी के दर्जे के पात्र बताया गया, लेकिन किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। और इस बीच में लंबे समय तक अगर 3 सरकारों को छोड़ दें, बीच में शांता जी की तो ऐसी भी कांग्रेस की सरकार रही, उनका क्या योगदान रहा इसके लिए? तोमर जी, जीएस तोमर जी। डॉक्टर राजीव पथरिया जी, आपके सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले हाटी समुदाय के जो लगभग 4 कंस्टिट्यूंसी इस केंद्रीय सरकार के जो फैसले से लाभान्वित हुई है, उनको मेरी तरफ से बधाई। आप सबको भी इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जब 1980 में केंद्रीय हाटी समिति बना था, वो एक गैर सरकारी, गैर राजनीतिक मंच था। उसमें कांग्रेस और भाजपा के विचारधारा के सभी लोग उसमें जुड़े हुए थे। मैं सबसे पहले केंद्रीय हाटी समिति के वो लोग जो आज इस दुनिया में है और कुछ लोग जो स्वर्ग में बैठे होंगे, उनको मैं नमस्कार करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक मंच तैयार कर दिया, उनका भविष्य जो है सुनहरा कर दिया है। ये
ये जो राजनीतिक बातें और राजनीतिक श्रेय लेने की बात पथरिया जी अब होने जा रही है, वो इसके बाद हुई है जब 2017 के बाद या 2018 में जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो एक ऐलान किया था, और जो शिलाई से जो हमारे बड़े भाई बलदेव तोमर जी है, एक्स विधायक, इन्होंने इसको प्राथमिकता से उठाया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस पर काम नहीं हुआ था। 2013 में राजा वीरभद्र सिंह की सरकार थी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने विश्वविद्यालय में भी एक सेंटर बनाया था, रिसर्च सेंटर, जिसकी एंथ्रोपोलॉजी की रिपोर्ट जाती है केंद्र सरकार को। ये नहीं है कि केंद्र सरकार ने जो पहले यूपीए गवर्नमेंट रही या एनडीए की गवर्नमेंट है, उन्होंने इस पर काम नहीं किया, लेकिन जो इसकी प्रत दर प्रत जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, रिसर्च के डॉक्यूमेंट चाहिए थे, कल्चर को लेकर चाहिए थे, इसका इतिहास किस तरह से है, जौसार बाबर से जो सिरमौर की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसियां किस तरह से मेल खाती है, किस तरह से परंपराएं जुड़ती है, किस तरह से हमारे संबंध है, किस तरह से टोपोग्राफी है, ज्योग्राफिकली किस तरह से हम मैच करते हैं, ये सारा काम जो है विश्वविद्यालय का जो रिसर्च सेंटर था उसका था। उसकी स्थापना राजा वीरभद्र सिंह ने 2013 में की थी। उसके बाद 2017 में उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को हर्षवर्धन चौहान, जो शिलाई से विधायक है और उद्योग मंत्री हिमाचल सरकार में वर्तमान में, उन्होंने इसकी पैरवी की थी और इसके सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली भेजे थे। ऐसा नहीं है कि 2017 के बाद ये सब कुछ हुआ है, ये 1980 की लड़ाई है, 55 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। लेकिन क्योंकि हो सकता है कि बलदेव भाई ने इसको बहुत गंभीरता से लिया हो, क्योंकि शिलाई, राजगढ़, पच्छाद ये कांग्रेस पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। वाईएस परमार हिमाचल के जो निर्माता रहे, वो सिरमौर से रहे, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। तो हो सकता है इनकी एक सोच ये भी रही हो कि अगर इस कांग्रेस के गढ़ को तोड़ना है तो ये जो सामाजिक मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है, इसको बनाया जाए तो हो सकता है लोगों की विचार बदल जाए भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और हुआ भी कहीं, काफी हद तक बलदेव भाई उसमें सफल भी हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने इस बार बोर्ड में खींचा है, लगभग काफी कम मतों से ये हारे हैं, मुझे लगता है इनको फायदा भी हुआ था। लेकिन जिस तरह से ये पूरा इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर सिंघा जी बात कर रहे हैं, चाहे बलदेव भाई बात कर रहे हैं, या दूसरे राजनीतिक दल भी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सहयोग है। इसमें धूमल साहब का एफर्ट भी मैंने सुना है कि धूमल साहब ने भी इसके लिए काम किया था 95 में, जो भी उन्होंने एक प्रयास किया था। फिर वीरभद्र सिंह ने 2013 में भी किया था, 16 में भी किया था। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय हाटी समिति के जो लोग इस दुनिया में है और जो इस दुनिया से चले भी गए, उनका कोई राजनीतिक मंच नहीं था। उन्होंने इसको एक गैर राजनीतिक मंच बनाकर जो एक मांग उठाई थी, आज उनके सहयोग, उनके कर्मों से, उनके प्रयासों से 2,25,000 जैसे बड़े भाई कह रहे हैं, उनके हाटी समुदाय के जो लोगों को लाभ होगा और जो आने वाली पीढ़ी इसका हम फायदा उठाएंगे। हमें तो नहीं मिलेगा क्योंकि हम तो पढ़ाई से भी बाहर हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी से भी बाहर आ गए हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए अगर ये अच्छा कदम केंद्र सरकार की तरफ से अगर उठाया है तो हम केंद्र सरकार का भी खुले मन से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जिन लोगों का, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम आदमी हो, वहां की महिलाएं हो, वहां के जो राजनीतिक दल हो, चाहे वहां के जो केंद्रीय समिति से जुड़े हुए पढ़े लिखे लोग थे, उस समय के प्रोफेसर थे, उस समय के जो वकील थे, उन्होंने सबने इसमें जो काम किया, समाज को जो सेवा करने वाले थे लोग, सामाजिक जो दायरे से जुड़े हुए लोग थे, उनका सबका सहयोग रहा है। तो ऐसे में मैं सबको, गिरिपार की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसियां जो इसके दायरे में आ रही है और जो लोग 2.25 लाख लाभान्वित होंगे, उनको मैं बधाई देता हूं और उन लोगों का सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें जो है निष्पक्ष और राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर अपने एरिया को एक स्पेशल संवैधानिक दर्जे से जोड़ने में प्रयास किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। गंगा तोमर जी, जीएस तोमर जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि हर्षवर्धन चौहान वहां से लगभग 6 बार विधायक रहे, उससे पहले उनके पिताजी रहे। तो शिलाई 100% आबादी बताई जाती है कि हाटी समुदाय की आबादी वहां पे तो 100% है। तो उनके प्रयासों में गंभीरता क्यों नहीं आई उनके प्रयासों में गंभीरता? उनको इतने लंबे समय से कुछ तो करना चाहिए था अपने समुदाय के लिए। जी देखिए, उन्होंने जो अपने लेवल पर गंभीरता हो सकती थी वो गंभीरता दिखाई है। और पहली बात है, उनके पापा यहाँ से शिलाई से जो है ठाकुर गुमान सिंह जी, वो 7 बार यहाँ से विधायक बने और मुझे लगता है वो परिवहन मंत्री या वन मंत्री भी बने थे। उसके बाद 6ठी बार बड़े भाई हर्षवर्धन जी आए हुए हैं। मुझे लगता है कि जो प्रयास स्टेप बाय स्टेप होते थे, एक दिन में ये काम नहीं हुआ है।
1980 से लेकर इस पे डॉक्यूमेंट का रिसर्च होना था। इसमें जो भी केंद्र सरकार से, आरटीआई से जो भी रिपोर्टें मांगी जाती थी उसको स्टेप बाय स्टेप जमा करवानी होती थी। अपनी मर्जी से नहीं होता था पथरिया जी, कि मान लीजिए आज आप सारे डॉक्यूमेंट छोड़ के आ जाओ, आपको कर्तव्य मिल जाओ, आप चले जाओ। लेकिन तोमर जी, तेजी पिछले साल आई। जाहिर आपने एक बात बहुत अच्छी उठाई कि राजनीतिक मंशा थी कि सिरमौर का गढ़ कांग्रेस का तोड़ा जाए, वो थी भाजपा की। और कोई भी, अमित शाह जी कोई भी काम करते हैं बिना वोट बैंक को देखे हुए वो नहीं करते हैं, आज तक उनका यही रहा है। तो जाहिर है उन्होंने कोशिश की और उसमें तो सफलता पूरी नहीं मिल पाई, क्योंकि सिरमौर में बलदेव जी खुद हार गए, तोमर जी, जबकि वहां पे 100% हार्टी वोट है। वहां पे बिंदल जी हार गए, बड़े चेहरे हारे हैं वहां पे। तो चलिए अब सिंगटा जी इस हाटी समुदाय की समिति के संयोजक भी हैं, पत्रकार भी हैं। मैं इस बात का जवाब दे देता हूं। मैं पथरिया जी मैं इस बात का जवाब दे देता हूं। ये जो विधानसभा के दौरान इन्होंने इसको पारित नहीं किया था। सिंगटा जी एक मिनट सिंगटा जी, विधानसभा के चुनाव के दौरान इस प्रस्ताव को जो है राज्यसभा में पेंडिंग रखा गया था, पारित नहीं कर पाए थे। हो सकता है बलदेव भाई को उस चीज का थोड़ा सा नुकसान जरूर होता है। गंगा सिंह जी, सबसे पहला इशू होता है कि कैबिनेट जिस मामले को अप्रूव कर देती है वो जाहिर है दोनों सदनों में बाद में पारित करवाए जाते हैं। वो 14 सितंबर को विधानसभा चुनावों से पहले कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था इसको। और उसके बाद जब सत्र आता है, जब शीतकालीन सत्र आया, लोकसभा से पारित हो गया। मौका देंगे प्लीज जी पथरिया जी, अगर इसमें राजनीतिक मंशा की बात आप कर रहे हैं तो अभी भी इसमें लोकसभा को ध्यान में रखकर ये प्रस्ताव तुरंत पारित किया गया है। आप इसको मानिए, क्योंकि इनको पता है। बिल्कुल, कांग्रेस को हम यही कह रहे हैं अब देखना कि सिलाई और तोमर जी जरा सिंगटा जी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आज ठीक है ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन हमारे तो ये सिरमौर हाटी विकास मंच के भी प्रवक्ता थे तोमर जी, हम इनके भी आभारी है। इन्होंने भी पत्रकार भी रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो बहुत अच्छी बात है, इनका भी बहुत योगदान है, हम इनके भी आभारी है। लेकिन जिस रिपोर्ट का इन्होंने हवाला दिया, वो रिपोर्ट में वर्षों लगे एचपी यूनिवर्सिटी में, धरना प्रदर्शन के बाद वो केंद्र सरकार तक पहुंचाई गई, वो आधी अधूरी रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में राजगढ़ की 20 से अधिक पंचायतों को बाहर किया गया था, बांटने का काम किया था। फिर उसके बाद फुल फ्लेज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ, उसकी रिपोर्ट वो आधार बनी है, क्योंकि कागजात कभी भी पूरे नहीं होते थे, जिसका इन्होंने जिक्र किया। लगातार ये कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जी बहुत संजीदा थे, तो आज तक केंद्र में और राज्य में तो कांग्रेस की सरकारें रही। हमारा तो ये सवाल है कि इसमें सियासत ना हो, जैसे पिछले वर्ष हुई थी, इसमें वैसी सियासत ना हो। जिसने ये राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्या वो भुनाना नहीं चाहेंगे? अगर प्रदेश में ओपीएस का मुद्दा सॉल्व किया है तो कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस को क्रेडिट उसका लाभ भी मिला है कांग्रेस को, बिल्कुल वो क्रेडिट लेगी, पर लाभ मिलेगा। वो तो लोग ओपीएस के लोग कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए थे पहले चुनाव से पहले, तो उसके बाद किया भी तो राज्य सरकार उसको भुनाएगी, पॉलिटिकल पार्टियां भी भुनाएगी। हमारा राजनीति का मकसद नहीं, राजनीति लोग राजनीति करेंगे, लेकिन हाटियों के साथ न्याय पहली बार हुआ है। किसने रोके थे? केंद्र राज्य में तो कांग्रेस की सरकारें रही है, पहले ये कभी नहीं हुआ। कागजात कभी भी तैयार नहीं किया गया। हमें एक दस्तावेज ये बता दे जो कि दस्तावेज तैयार हुआ हो और केंद्र सरकार को भेजा गया हो इससे पहले। 79 की रिकमेंडेशन, आपने हमारा कितना नुकसान किया है, हमारे बच्चों का कितना नुकसान किया, हमारी पीढ़ियों का कितना नुकसान किया। 2017 में डॉक्यूमेंट भेजे गए थे पथरिया जी, 2017 में भी डॉक्यूमेंट भेजे गए थे, तब हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह की सरकार थी, और जो रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश किया गया था वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया था, जिसकी सभी रिपोर्टें जो है केंद्र को भेजी गई थी। जी बलदेव जी, देरी करने के पता है कांग्रेस ने डोडा, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, मलाना, कोई 7 एरिया कर दिए, पूरा हिमाचल तो किसी से तो शुरुआत करते। बलदेव जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से तोमर जी ने कहा कि पिछली सरकार ने 17 में भेजा था, उस वक्त मैं 2012-17 तक विधानसभा में मैं विधायक के रूप में था जी, और मैंने और सुरेश कश्यप जी ने, हम दोनों विधायक थे। हमने बार बार वो विधानसभा में प्रश्न लगाने के बावजूद, जितनी बार भी हमने विधानसभा में मुद्दा रखा, उस वक्त के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की जो रिपोर्ट आती थी उसके साथ, जैसा सिंगटा जी कह रहे थे कि उन्होंने 5-6 क्षेत्र और जोड़ देते थे, हमने उनसे बार बार आग्रह किया कि हमारा विषय आप अलग से रखिए, हमारी रिपोर्ट को अलग से भेजिए गिरिपार की।
लेकिन उन्होंने हर बार छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, डोडा पार वगैरह भेजी। इस वजह से वो रिपोर्ट आधी अधूरी हमेशा जाती रही और इसी के कारण आरजीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। और 2018 में माननीय जयराम ठाकुर जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नोडल एजेंसी अलग से बनाने के बाद पूरी उसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट गई। और दूसरी बात, जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति में अभी भी जो वर्तमान में हमारे विधायक माननीय मंत्री जी है, 1 महीने पहले की उनकी एक स्टेटमेंट है एक प्रोग्राम के अंदर, वो पूरी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट पूरी वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि जनजातीय का मुद्दा ये कभी होना नहीं है। मुझे तो चुनाव में वोट लेने थे, मेरे साथियों ने कहा कि आप भी हाँ में हाँ कर दो और मैंने हाँ कर दी। और समाज को उन्होंने बांटने का काम चुनाव के वक्त तो किया ही, हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोगों को भड़काया, उनको पूरे साधन मुहैया कराए, आज भी साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। और उसके बाद इस 1 महीने पहले उन्होंने फिर समाज को बांटने का काम किया और उन्होंने ओबीसी समाज को कहा कि आपको इसमें नुकसान होने वाला है, हमको जनजाति होने से कोई फायदा नहीं होना है। भाई गंगाराम जी ने भी शायद वो वीडियो सुनी होगी जिसमें उन्होंने ये बात कही है। तो राजनीति तो कांग्रेस के तोमर भाई, तोमर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। और पिछले इनको बात पूरी करने दीजिए। पास हुआ है माननीय मंत्री जी की, जो इस क्षेत्र के विधायक भी है और हमारे जिला के मंत्री भी है, अभी तक भी उनका कोई केंद्र सरकार के लिए कोई धन्यवाद की एक भी पोस्ट उनकी नहीं आई जी, नहीं आई है। साबित होता है कांग्रेस क्या चाहती है। जी, मैं सिंगटा जी आपसे एक प्रश्न जानना चाहूंगा। तोमर जी आता हूं आपके पास कि जो शिलाई, रेणुका, पचाद, कितनी आबादी किस किस हल्के में से लाभान्वित होगी? जी देखिए, जो तो शिलाई का एरिया है वो तो 100% है और आप पछाद कॉन्स्टिट्यूंसी का लगभग 70% है, रेणुका 90% है। इनका एरिया जो तोमर जी साहब यहाँ बैठे हैं जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, जाहिर तौर पर रखेंगे, इनका एरिया उसमें है, आंज गोज का एरिया है, बाकी पोंटा की ज्यादा पंचायतें नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी तो 4 है। ये आबादी 2011 के अनुसार 1,60,000 के आसपास है, लेकिन अभी हमारा ऐसा आकलन ये कि 2 लाख से ज्यादा लोग इसे लाभान्वित होंगे। ये कल केंद्रीय मंत्री ने भी केंद्रीय मंत्री ने भी 2 लाख कहा है कल वहाँ बिल पास रखते वक्त। 2 लाख कहा है। हमारा सिर्फ इनसे भी ये आग्रह है, हमारा कांग्रेस से भी यह आग्रह है कि ये सियासत का समय नहीं है। कम से कम अगर हाटियों के साथ तो खड़े रहो, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, अपना पक्ष रखती है, लेकिन अगर पहले संजीदा होती, कल आपने देखा होगा राज्यसभा से, ठीक है, मणिपुर के मुद्दे पे इन्होंने वॉकआउट किया कि हाटी के मुद्दे पे तो अंदर रहना चाहिए था इनको, फिर ये क्रेडिट ले रहे नहीं सिंगटा जी, मणिपुर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरा देश शर्मसार है पूरे विश्व में। सीधी सी बात है, ये बिल रखा गया, बिल तो पारित होना ही था, सीधी सी बात है, मेजोरिटी है भाजपा के पास, एनडीए के पास, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कांग्रेस ने हमेशा इसमें केवल के लोगों को, समाज को बांटने का, ये तोमर साहब बुरा मानेंगे, इस मुद्दे पे, हाटियों के मुद्दे पे कांग्रेस खड़ी नहीं रही है। इन्होंने बांटने का प्रयास, जो लोग हाटी आंदोलन में खड़े थे वो लोग बाद में सबसे ज्यादा विरोधी बने। जब काम हमारा हो गया तो सरकार के पक्ष में खड़े ना रहे क्या? जी देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ पत्रिया जी, एक चीज कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इसका सबसे पहले समर्थन किया था, आपने उनकी बाइट भी सुनी होगी। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध कभी नहीं किया। ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी ने इसका विरोध नहीं किया। अगर वहां की जो ओबीसी और एससी, अगर वहां का ओबीसी और एससी, सवाल ये है कि हर्षवर्धन जी ने कल से स्वागत भी नहीं किया है, ये बलदेव जी ये सवाल उठा रहे हैं, ये है। खड़गे साहब तो कर रहे हैं पर मंत्री जी नहीं कर रहे। ठाकुर हर्षवर्धन जी ने यह कहा था कि जो ओबीसी की और एससी की जो चिंताएं हैं उसको लेकर भी वो साथ है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो पक्ष है, एक जो समुदाय वो बुरी तरह से दब जाए, एक समुदाय को ज्यादा फायदा मिले। उनका ये बैलेंस था कि आप बताएं, ओबीसी और देखिए ये सियासत नहीं थी, सभी आंदोलन में सभी लोगों की चिंताएं उनकी होगी। हम तो लड़ाई लड़े 14 वर्गों की, उसमें तो ओबीसी भी है, उसमें तो एससी भी है, जी तोमर जी, बात यह है कि ओबीसी का अपना आरक्षण है, वो तो लाभ उनको मिलते रहेंगे, एससी को भी मिलते रहेंगे लाभ, जाहिर है। ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है पत्रिया जी, सभी के कांग्रेस जो है वो डिक्टेट नहीं करेगी हाटियों को, हाटी समुदाय को डिक्टेट नहीं करेगी कांग्रेस, हमारे समाज को नहीं बनेगी। राजनेता शपथ लेते हैं संविधान की, समाज को बांटने की शपथ नहीं लेते हैं। सिंगटा जी सुनिए, तोमर जी बोलिए।
डॉक्टर सिंटा जी, अगर कांग्रेस बांटने का काम करती तो 55 साल जो है शिलाई में राज नहीं करती। 55 साल के लोग उनको वोट नहीं करते शिलाई में। अगर उन्होंने बांटा होता, उनके परिवार ने बांटा होता। बांटने की बात कोई नहीं थी। जो समुदाय चिंतित थे उनकी बात वो रख रहे थे। दूसरी बात, अगर उनका व्यक्तित्व, उनकी बात को लेकर चले, आप लोगों ने इसको एक भाजपा का रंग देने की कोशिश की है, जिसके चलते कई जो सोच के लोग थे वो लोग चुप हो गए। और हमने कहा कि ठीक है, आपकी केंद्र में भी सरकार है, हिमाचल में भी आपकी सरकार है, आप काम कीजिए। जयराम ठाकुर जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इस पे काफी इंटरेस्ट लिया। और बलदेव तोमर जी के साथ दीजिए, आप ही बता दीजिए किसको क्रेडिट देते हैं? हम केंद्रीय समिति को क्रेडिट देते हैं, केंद्रीय हाटी समिति को, जिन्होंने 1980 में इसकी फाउंडेशन रखी थी। आप और तब हम पैदा नहीं हुए थे। तो हम चर्चा कर रहे थे, हाटी समुदाय लगभग 56 साल की लड़ाई के बाद, आंदोलन के बाद जनजातीय दर्जा लेने में कामयाब हुआ है। जाहिर है कि पिछली बार राज्य में भी भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी। अमित शाह जी ने कहीं ना कहीं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में हाटी समुदाय का इम्पैक्ट देखा, उन्होंने वायदा किया और वायदा निभा दिया गया। अब लोकसभा चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है, लेकिन इस पे राजनीति शुरू हुई है और आगे भी रहेगी, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन हाटी समुदाय की अगली पीढ़ी के लिए सुखद है कि उनको आरक्षण मिलेंगे। वहीं जो क्षेत्र है वो उसको अलग से बजट भी मिलेंगे, एसटी बजट भी आएगा, विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं।